Done? Good morning. Very good morning, Sandeep, Mohar, Amol, Anmol, Neeraj. Very good morning, all of you. Prince Verma, Sudesh, Mr. Amar, Dharmendra, Champarani, Akshay, P. Karanveer, Neeraj, Amar. Very good morning, all of you. Good morning, good morning. नीरज, जितेंद्र, प्रिंस, धर्मेंद्र, धर्मजीत, अक्षय, बी आर चौहान, नीरज, गिरिराज, पंकज, धरनजीत, अनिल, सुमित। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो फाइनली देखो, हमने सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन किए, हमने लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन किए, और हमें हो गए कम से कम 4 से 5 दिन सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ते पढ़ते। तो फाइनली एक काम करते हैं, आज हम वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, और आज फिर हम सीटिंग अरेंजमेंट को फाइनली फिनिश करते हैं। ठीक है? हाँ जी, चलिए भाई, तो क्वेश्चन दिखाइए इनको। तो आज हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और आज हम सीटिंग अरेंजमेंट को खत्म करेंगे। ठीक है? कितना सिलेबस बचा है? राहुल राजपूत, बेटा जो नोट्स है ना, वो सारी पीडीएफ आपको ऑलरेडी अपलोडेड है। अच्छा, उसमें जो हैंड रिटन नोट्स है बेटा, वो बेसिक नोट्स हैं, लेकिन हर बार मैं क्लास में कुछ ना कुछ अपडेट आपको देता रहता हूँ। इसीलिए मैं आपको शुरू से चिल्ला रहा था कि अपने हैंड रिटन नोट्स अगर आप बनाओगे तो वो बहुत बेहतर होता है आप लोगों के लिए। बाकी जो यहाँ पे क्वेश्चंस फ्लैश होते हैं वो क्वेश्चंस डले हुए हैं। ठीक है? हाँ जी। अमर, आपसे पढ़ने के बाद कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत हार्ड सर, लव फ्रॉम पटना। स्टार्टिंग के ही लगने थे क्वेश्चन, स्टार्टिंग में जो निकले हैं। हाँ जी, सबसे पहले वाला। एक सेकंड आगे बढ़ाना, एक सेकंड पीछे करना। आगे बढ़ाओ, आगे, आगे, और आगे, आगे बढ़ा, आगे। और मेरे ख्याल से उसमें एक क्वेश्चन बचा हुआ है अभी, कल वाले क्वेश्चंस में। आगे बढ़ा दो सबसे, यहाँ तक पहुंच चुके थे। आगे बढ़ाइए, और और आगे चलिए, आगे चलिए। कर लिया था हमने, कर लिया था, कर लिया था। आगे, कर लिए थे। एक सेकंड पीछे करना, पीछे करो। नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट कहाँ? पीछे, और पीछे। आगे चलो, आगे, आगे चलिए। चलो, तो यही क्वेश्चन। आगे। हम्म। चलिए भाई, ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है? थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर वैसे वाई एक्सिस पे जूम हो जाए तो वाई एक्सिस पे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है? बनाइए इस क्वेश्चन को। जी जी राहुल, हो जाएगी, टेंशन मत लो। सीपीओ के एग्जाम से पहले आप लोगों की रीजनिंग खत्म हो जाएगी, टेंशन कर लो। सुनील, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाइए, और आज हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए।
अच्छा ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं है बेटा, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में कर लो, आगे आने वाले क्वेश्चन हिंदी में हो जाएंगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही है। मैं पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए। डी ई एफ जी एच पी क्यू आर सीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ वाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ. कुछ लोगों का फेस दक्षिण की ओर है और कुछ लोगों का फेस उत्तर की ओर है. जी फेसेस साउथ डायरेक्शन, जी का मुख दक्षिण की ओर है. डी इज फोर्थ द लेफ्ट ऑफ पी, डी के बाईं ओर चौथा है. पी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, पी किसी किनारे पर बैठता है. बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस नॉर्थ, डी के दोनों पड़ोसी का मुख उत्तर की ओर है. तो बेटा इस तरीके से इंडिविजुअल स्टेटमेंट को पढ़ो, तो मेरे ख्याल से हिंदी में कन्वर्ट करने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बेटा बैंकिंग पीओ लेवल का क्वेश्चन है. और बैंकिंग पीओ लेवल के क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में हिंदी में पढ़ के बनाओगे, इट्स मीन्स जब बैंकिंग में इंग्लिश का पोर्शन आएगा बेटा, इंग्लिश का सेक्शन आएगा, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? आप तो फिर इंडिविजुअल कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाओगे बेटा. अगर आप बैंकिंग पीओ लेवल के क्वेश्चंस को हिंदी में बनाने की सोच रहे हो और आप इस क्वेश्चन की भी हिंदी नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो बेटा जब बैंकिंग में जब आप इंग्लिश का सेक्शन अटेंड करोगे, इंग्लिश का सेक्शन जब आप सॉल्व करोगे, तो कैसे करोगे? वो इंग्लिश तो इससे कम से कम 100 गुना टफ होती है. ये तो कुछ भी नहीं है जो बैंकिंग में इंग्लिश आती है. हाँ कोई, ये तो बहुत छोटी सी इंग्लिश है. बी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, इसको तो कोई भी कन्वर्ट कर सकता है कि बी पी के बाईं ओर चौथा है. थोड़ा सा हाँ कोशिश अंदर से भी किया करो. कैन डू इट. एसएससी लेवल के तो क्वेश्चन हो गए बेटा सीटिंग अरेंजमेंट के. एसएससी लेवल के तो क्वेश्चन हो गए, एसएससी लेवल के क्वेश्चन हो गए हैं. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आज बैंकिंग पीओ लेवल, एक्सट्रीम बैंकिंग पीओ लेवल के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं. एसएससी लेवल तो कंप्लीट हो चुका है सिटिंग अरेंजमेंट में. ये ऐसा क्वेश्चन है लीनियर अरेंजमेंट में जिसमें कुछ लोगों का फेस साउथ में है और कुछ लोगों का फेस नॉर्थ में है. सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ. और टोटल कितने पर्सन है? 8 व्यक्ति हैं. टोटल 8 पर्सन है. 1 2 3 4 5 6 7 8. इसमें कुछ का फेस साउथ में है और कुछ का फेस नॉर्थ में है. 1 2 3 5 7 8. ठीक है, सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ. पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, जी फेसेस साउथ डायरेक्शन, जी का फेस दक्षिण की ओर है. तो बेटा जी सिंगल है, उसका मुख दक्षिण की ओर है. अब हमें नहीं पता जी कहाँ पे बैठा है. चलिए साहब, ये पहला पॉइंट था. अगला पॉइंट है डी इज फोर्थ, डी इज फोर्थ, डी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, डी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी एंड पी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन. देखो बेटा यहां पर 4 पॉसिबिलिटी हैं, आपको पता है यहां पर 4 पॉसिबिलिटी है कि P किसी एक किनारे पर बैठता है और P के फोर्थ लेफ्ट पर D है. तो माना कि हम P को इस किनारे पर भी बैठा सकते हैं और हम P को इस किनारे पर भी बैठा सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है,
तो मैंने P को एक बार इस किनारे पर बिठाया, एक बार इस किनारे पर बिठाया। अच्छा, P के फोर्थ लेफ्ट पर D है। अगर P के फोर्थ लेफ्ट पर D है और इसको P को अगर यहां बिठाना है तो डेफिनेटली हमें P का फेस साउथ में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर P का फेस मैंने नॉर्थ में कर दिया तो P के फोर्थ लेफ्ट पर D कभी नहीं आ सकता। इसीलिए मुझे P का फेस साउथ में करना पड़ेगा ताकि मैं इसका फोर्थ लेफ्ट, इसका लेफ्ट हमारा राइट, 1 2 3 4, P के फोर्थ लेफ्ट पर D को बैठा सकूं। ठीक है। अच्छा, अगर आपने P को यहां बैठाया है तो P का फेस मुझे नॉर्थ में करना पड़ेगा ताकि मैं P के फोर्थ लेफ्ट पर D को बैठा सकूं। 1 2 3 4, P के फोर्थ लेफ्ट पर D को बैठा सकूं। ठीक है, चलिए। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ D फेसेस नॉर्थ। D के जो दो पड़ोसी हैं उन दोनों का मुख केंद्र की ओर है। D के जो पड़ोसी हैं उन दोनों का मुख केंद्र की ओर है। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ D फेसेस नॉर्थ। D के दोनों पड़ोसियों का मुख केंद्र की ओर है। E sits second to the left of R. R is not immediate neighbor of D. देखो, E sits second to the left of R. E R के बाईं ओर दूसरा है और R D का पड़ोसी नहीं है। R D का पड़ोसी नहीं है। Neither R nor F sit an extreme end of the line. और R किनारे पर भी नहीं बैठा और F भी नहीं बैठा किनारे पर। ना R बैठा है ना F बैठा है। ना R बैठा है किनारे पर ना F बैठा है। अच्छा, R D का पड़ोसी नहीं है। अब R को मुझे ऐसी जगह बैठाना है ताकि उसके सेकंड लेफ्ट पर R आ सके। सॉरी, E, हाँ, R को ऐसी जगह बैठाना ताकि उसके सेकंड लेफ्ट पर E आ सके। ठीक है, चलो, अगर मैं R को यहां बैठा दूं तो अगर चाहे मैं R का फेस साउथ पे लूं तब भी R के सेकंड लेफ्ट पर R नहीं आ, तब भी R के सेकंड लेफ्ट पर E नहीं आ सकता। अगर मैं R का फेस नॉर्थ लूं तब भी R के सेकंड लेफ्ट पर E नहीं आ सकता। तो मैं R को यहां बैठा ही नहीं सकता, ना फेस साउथ मान के ना फेस नॉर्थ मान के। अगर मैं R को यहां बैठा दूं तो R का फेस मुझे लेना पड़ेगा साउथ और R के सेकंड लेफ्ट पर E आ जाएगा। अगर मैं R को मैं यहां बैठा दूं तो R का फेस अगर मैं नॉर्थ लेता हूं तो R के सेकंड लेफ्ट पर E नहीं आ सकता। अगर मैं R का फेस साउथ लेता हूं तो R के सेकंड लेफ्ट पर E नहीं आ सकता। कहने का मतलब है R यहां आ ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ R यहीं आ सकता है और R के सेकंड लेफ्ट पर E को लेना है, इसका सेकंड लेफ्ट E, तो इसका मतलब इसको हमें फेस साउथ बनाना पड़ेगा, तभी ये इसका सेकंड लेफ्ट हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया E। ठीक है, चलिए साहब, अब आ जाओ यहां पर। R को मैं यहां नहीं बिठा सकता किसी भी कीमत पर, क्योंकि R के सेकंड लेफ्ट पर E को नहीं बैठा पाऊंगा। R को मैं यहां बैठा सकता हूं, R के सॉरी, यहां तो R आ ही नहीं सकता, यहां भी R नहीं आ सकता। R को मैं यहां भी नहीं बैठा सकता क्योंकि R के सेकंड लेफ्ट पर मैं E को नहीं बैठा सकता। कुल मिलाकर R सिर्फ यहीं आ सकता है और इसके सेकंड लेफ्ट पर अगर मुझे E को बैठाना है तो इसका लेफ्ट सेकंड ये बनेगा और ये इसका सेकंड लेफ्ट तब बनेगा जब R का फेस साउथ में है, सॉरी सॉरी, R का फेस नॉर्थ में है। जब R का फेस नॉर्थ में है तब ये R का सेकंड लेफ्ट बनेगा। तो हमारी दोनों पॉसिबिलिटीज अभी तक बरकरार है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। F faces opposite direction to G. F faces opposite direction to G. F का फेस G के विपरीत दिशा में है, तो यानी कि F का फेस नॉर्थ में है क्योंकि G का फेस साउथ में था। ठीक है, हाँ जी, अगले पॉइंट पर चलते हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ फेसेस नॉर्थ। देखो, F के जो दो पड़ोसी हैं उन दोनों का मुख केंद्र की ओर है, तो मैं F को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि इन दोनों का मुख नॉर्थ की तरफ नहीं है। जो दोनों पड़ोसी हैं F के उन दोनों का मुख नॉर्थ की ओर है। F को मैं यहां नहीं बैठा सकता। अच्छा, F को मैं किनारे पर बैठा नहीं सकता, F को मैं यहां बैठा सकता हूं और F को मैं यहां बैठा सकता हूं। चलिए, F दो जगह आ सकता है, F यहां नहीं आ सकता। नेक्स्ट, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ फेसेस नॉर्थ। F को मैं यहां तो बैठा ही नहीं सकता, यहां बैठा सकता हूं, यहां भी बैठा सकता हूं और यहां भी बैठा सकता हूं।
एफ की तो बहुत सारी जगह हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एफ फेसेस नॉर्थ। एफ के जो दो पड़ोसी हैं उन दोनों का मुख नॉर्थ की तरफ है। चलिए, एच सिट्स द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। एच क्यू के तुरंत बाईं ओर है, इसका मतलब एच और क्यू को एक साथ आना है। एच क्यू के तुरंत बाईं ओर है। एच इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू। एच इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू। अगला पॉइंट, ये हिंट थी हमारे लिए। इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। जी के दो पड़ोसी हैं उनका मुख एक दूसरे के विपरीत है, एक का नॉर्थ तो दूसरे का साउथ। एक का नॉर्थ तो दूसरे का साउथ। चलिए अगला पॉइंट, इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। ई के जो पड़ोसी हैं उन दोनों का मुख एक दूसरे से विपरीत है। इन दोनों का मुख एक दूसरे के विपरीत है। इन दोनों का मुख एक दूसरे के विपरीत है। अगला पॉइंट, पीपल सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। जो एक्सट्रीम एंड पर है उनका फेस अपोजिट है। इसका फेस साउथ तो इसका फेस नॉर्थ, इसका फेस नॉर्थ तो इसका फेस साउथ। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हम किसको बैठाने की कोशिश करते हैं? हम बैठाते हैं एफ को बैठाते हैं यहां पर। एफ यहां पर आ सकता है, दोनों का मुख नॉर्थ की ओर है। एफ यहां पर आ सकता है, दोनों का मुख नॉर्थ की ओर है। एफ यहां पर नहीं आ सकता। चलो, अगर हम जी की बात करें तो जी यहां पर नहीं आ सकता। जी को मैं यहां बिठा सकता हूँ, जी को मैं यहां भी बिठा सकता हूँ। अगेन पॉसिबिलिटीज हैं। कोई पॉइंट हमसे, अच्छा क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में एच है, तो क्यू को मैं यहाँ नहीं बिठा सकता। क्यू को मैं यहाँ बिठा सकता हूँ, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में एच है। क्यू को मैं यहाँ भी बिठा सकता हूँ, यहाँ भी बिठा सकता हूँ। बहुत कोई पॉइंट रह तो नहीं गया हमसे? एक बार क्वेश्चन जल्दी से दोबारा से पढ़ लेते हैं। जी फेसेस साउथ डायरेक्शन। जी का मुख दक्षिण की ओर है। जी फेसेस साउथ डायरेक्शन। ठीक है, जी को मैं यहाँ नहीं बिठा सकता, जी को मैं यहाँ नहीं बिठा सकता। जी को मैं, हाँ जी को बैठाते हैं हम। जी फेसेस साउथ डायरेक्शन। देखो जी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि जी के जो दो पड़ोसी है ना वो एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की तरफ है, जी यहाँ नहीं आ सकता। अच्छा, जी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि जी का फेस साउथ में है। अच्छा, जी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि यहाँ जी के दो पड़ोसी नहीं है। तो डेफिनेटली जी यहाँ आएगा, डेफिनेटली जी यहाँ आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर जी यहां आ गया तो ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होगा। एच इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू, इसका मतलब एच और क्यू एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और एच और क्यू को मैं एक दूसरे के पड़ोसी कभी नहीं बना सकता, कभी नहीं बना सकता। इसका मतलब जी नहीं आ सकता। अब देखो, जी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, जी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता कभी भी, क्योंकि दोनों पड़ोसियों का मुख अपोजिट होना चाहिए। अच्छा, जी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि जी का मुख साउथ की तरफ है। तो कुल मिलाकर जी को सिर्फ मैं यहीं बैठा सकता हूँ, जी का मुख साउथ की तरफ है और इसके दोनों पड़ोसियां एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एफ एच जो है वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में है, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो देखो, क्यू को मैं यहां बैठा सकता हूं, क्यू के लेफ्ट में एच आ जाएगा। क्यू को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, क्यू को मैं यहां भी बैठा सकता हूं। ठीक है, तब भी क्यू के लेफ्ट में एच आ जाएगा। ठीक है, और क्यू को मैं यहां नहीं बैठा सकता, दो जगह हम क्यू को बैठा सकते हैं। अगर हम एफ की बात करें तो एफ को हम कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं? एफ को हम कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं? एफ को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता। ठीक है, अच्छा एफ को हम दो जगह बैठा सकते हैं। एफ को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ, एफ को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ। अगर मैं एफ को यहाँ बैठा दूँ तो के इमीडिएट लेफ्ट में एच आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं एफ को यहाँ बैठा दूँ तो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में एच नहीं आ सकता। तो मैं गलती से एफ को यहाँ भी नहीं बैठा सकता क्योंकि एफ को यहाँ बैठाने पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो कुल मिलाकर एफ यहाँ आएगा, और एफ के जो दोनों पड़ोसी हैं उसका मुख नॉर्थ की तरफ है, और क्यू के लेफ्ट में एच आ। ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट बनके तैयार हुई। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, लेंदी,
पीओ मेंस का क्वेश्चन था, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज था इस क्वेश्चन में। ये हमारी फाइनली अरेंजमेंट है, ये हमारी फाइनली अरेंजमेंट है, ठीक है। पहले हमने जी को बैठाया, फिर हमने एफ को बैठाया। पहले हमने जी को बैठाया, फिर हमने एफ को बैठाया। क्या कर दिया? हाँ जी, चलिए बेटा एक बार और आप खुद से रिपीट करना इस क्वेश्चन को। चलिए वो क्वेश्चन लगाइए जो नहीं। तो बेटा एफ एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, टेंशन क्यों ले रहे हो? एफ किनारे पर थोड़ी बैठाया हमने। दिखाओ तो सही एक बार स्क्रीन पे। पहले मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन लगना है। ये नहीं लगना, ये भी नहीं लगना। नेक्स्ट। नहीं, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, एक सेकंड पीछे, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। इसमें ए, कौन सा लगा लगाओ, इसमें और भी कुछ है। आगे बढ़ाना एक बार, आगे बढ़ाओ। आगे ये क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से दूसरे फोल्डर है ना। जब तक उसी का क्वेश्चन लगा दो एक, मैं सर्च करवाता हूँ। आगे चलो। हाँ, हाँ जी, चलिए जब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। जब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है।
पजल बेटा, ये पजल, ये समझ लो पजल का आगाज हो चुका है। जब आप ऐसे क्वेश्चंस को बना रहे हो तो पजल का आगाज हो गया, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल मिक्सअप हो गया। तो पहले इन क्वेश्चंस को तो बना लो बेटा, वो भी करा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। फिर से वही बात बेटा, SBI PO मेंस का क्वेश्चन देने जा रहे हो आप लोग, और बेटा जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग। अगर आप हिंदी में क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की डिमांड कर रहे हो तो बेटा आप लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग कैसे करोगे, ये बताओ। क्यों भाई अनमोल कुमार, ये बताओ। तो फिर आप ऐसे राइटिंग कैसे करोगे जब आप इस सेंटेंस की इंग्लिश को हिंदी में नहीं बदल पा रहे हो कि पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेप। पी उसके दाईं ओर दूसरा है जिसके पास सबसे ज्यादा अंगूर है। मतलब सिंपल सा मीनिंग है इसका, देखो सेंटेंस पढ़ो, उसका मीनिंग हिंदी में निकालो। इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि सर क्वेश्चन इंग्लिश में देख लिया हमने और डर गए। हाँ, अरे उसको पढ़ो तो सही कम से कम एटलीस्ट। इंग्लिश का पेपर कैसे देते हो तुम यार? भाई तुम जब एग्जाम देने जाते हो तो उसमें इंग्लिश पोर्शन भी तो होता है, पढ़ते नहीं हो क्या उस उन क्वेश्चंस को, या देखते ही छोड़ देते हो पूरा का पूरा पोर्शन? क्योंकि ये बैंक पीओ लेवल मेंस के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें मुझे हिंदी और इंग्लिश की डिमांड ना करें। हाँ, जो एसएससी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैं बाइलिंगुअल ही करा देता हूँ आपको। बट अब ये एक आध क्वेश्चन है, इतना तो मैनेज कर सकते हो आप लोग। पहले सिलेबस खत्म होने दो बेटा, वैलिडिटी के बारे में तब बताएंगे। 1 महीने तक रहेगी वैलिडिटी, सिलेबस खत्म होने के बाद तब। मैंने कितनी बार कहा आपसे, आज सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग लेवल की क्लास हो रही है, सीटिंग अरेंजमेंट की। एडवांस लेवल के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के आज। देखो, PQRST, PQRST are sitting around a circular table facing away from the center. They have different number of grapes facing away from the center. टोटल कितने पर्सन है? 5 व्यक्ति हैं। There are only 5 persons. सिर्फ और सिर्फ 5 व्यक्ति हैं। सभी सर्किल के चारों तरफ बैठे हैं। 1 2 3 4 5, और सबका फेस सेंटर से बाहर है। सबका फेस सेंटर से बाहर है। PQRST are sitting around a circular table facing away from the center. They have different number of grapes with them. सबके पास different number of grapes है, अलग अलग नंबर ऑफ ग्रेप्स हैं। पहला पॉइंट है P sits second to the one who has the highest number of grape. जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रेप है, P उसके सेकंड राइट में है। माना कि इसके पास सबसे ज्यादा ग्रेप्स हैं, ठीक है, ठीक है, इसके पास सबसे ज्यादा ग्रेप्स हैं। जैसे मान लो ग्रेप्स का सीक्वेंस बना दे हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मान लो इसके पास सबसे ज्यादा ग्रेप हैं और इसके पास सबसे कम ग्रेप हैं, ठीक है। तो P किसके सेकंड राइट में है? जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रेप है। तो माना कि इसके पास सबसे ज्यादा ग्रेप है, इसके सेकंड राइट में 1 2, इसके सेकंड राइट में P है। इसका मतलब ये जो व्यक्ति है ना, ये कभी P नहीं हो सकता। P के पास सबसे ज्यादा ग्रेप कभी नहीं हो सकते। अच्छा, T हैज मोर ग्रेप्स, अरे क्वेश्चन चेंज हो रहा है। T हैज मोर ग्रेप्स देन Q एंड S। T जो है ना, T उसके पास Q और S से ज्यादा ग्रेप्स हैं। T के पास Q और S से ज्यादा ग्रेप्स हैं, बट नॉट द हाईएस्ट, बट नॉट द हाईएस्ट। लेकिन T के पास सबसे ज्यादा ग्रेप नहीं है, तो T भी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए, द वन हु हैज द लीस्ट नंबर ऑफ ग्रेप्स इज इमीडिएटली राइट ऑफ P। देखो P के दाईं ओर वो बैठा है जिसके पास सबसे कम ग्रेप है, और सबसे कम ग्रेप इसके पास थे, 5 नंबर वाले के पास। ये ग्रेप का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। हु वर्ड किसके लिए है? P के लिए। हु इज नेक्स्ट टू Q। ये जो P है ना, ये Q का पड़ोसी है।
ये Q का पड़ोसी है तो Q ये भी हो सकता है और Q ये भी हो सकता है। ये Q के अगले स्थान पर बैठा है तो इन दोनों में से कोई भी Q हो सकता है। ठीक है। द वन हु हैज द सेकेंड लेफ्ट टू द वन हु हैज सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेप्स। जिसके पास दूसरे सबसे कम ग्रेप्स हैं वो उसके सेकंड लेफ्ट पर बैठा है जिसके पास दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा ग्रेप हैं। यानी कि 4 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 4 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड। भाई जिसके पास सब दूसरे नंबर के सबसे कम ग्रेप है ना वो उसके सेकंड लेफ्ट पे बैठा है जिसके पास दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा ग्रेप हैं। ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट है Q does not have the least number of grapes। यानी कि Q के पास सबसे कम ग्रेप नहीं है तो बेटा Q यहां नहीं आ सकता क्योंकि ये तो वो था जिसके पास सबसे कम ग्रेप थे तो डेफिनेटली Q यहां पर आएगा। ठीक है। डेफिनेटली Q यहां पर आएगा। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। T has more than Q but not the highest the one who P who is not next to Q। ओके हमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया। P ही who is not next to, ना तो मैं Q को यहां बैठा सकता ना ही मैं Q को ना, तब हाँ P who is not next to। चलो 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 P Q के साथ नहीं आएगा तो Q या तो यहाँ आएगा Q या तो यहाँ आएगा। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, Q यहाँ पर कभी नहीं आ सकता क्योंकि ये तो वो पर्सन है जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रेप्स है और Q के पास सबसे ज्यादा ग्रेप हो नहीं सकते क्योंकि सबसे ज्यादा तो T के पास है। तो डेफिनेटली Q यहाँ आएगा। डेफिनेटली Q यहाँ आएगा। ओके चलिए Q यहाँ आएगा। बस इसमें तो हम सिर्फ P और Q को ही बैठा पाए बाकी किसी को तो बैठा ही नहीं पाए। हाँ और हमें ये भी नहीं पता चला इसकी पोजीशन क्या है। देखो T को सेट करते हैं। T को मैं थर्ड पे बना सकता हूँ Q और S यहाँ आ जाएंगे। T को मैं सेकंड पे बना सकता हूँ। P sits second to the right of one who has the highest number of grapes। जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रेप है P उसके सेकंड राइट पे है। चलिए T has more grapes than Q and S। T के पास Q और S से सबसे ज्यादा ग्रेप है लेकिन T हाईएस्ट नहीं है बट नॉट द हाईएस्ट। द वन हु हैज द लीस्ट नंबर ऑफ ग्रेप्स सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ, अच्छा ये सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ P who is not next to Q। चलिए the one who has the second least sits second to the left of one who has the second highest। Q does not have the least number of grapes। हाँ जी अब कौन सा पॉइंट यूज करना चाहिए, सबसे ज्यादा ग्रेप किसके पास होंगे, P के पास हो नहीं सकते, T के पास हो नहीं सकते, Q के पास हो नहीं सकते, S के पास हो नहीं सकते। देखो देखो नंबर वन पे कौन आएगा, नंबर वन पे P और T तो आ नहीं सकते। हमारे पास जो टोटल 5% है वो लिख लेते हैं PQRST PRST। देखो सबसे नंबर वन पोजीशन पे T और P आ नहीं सकते, नंबर वन पोजीशन पे T और P आ नहीं सकते। अच्छा Q और S नंबर वन पे आ नहीं सकते, Q क्योंकि Q और S से बड़ा तो T है। इसका मतलब नंबर वन पोजीशन पे R आएगा, 100% R आएगा। तो यानी कि ये R है, ये है R। ठीक है चलो भाई ये हो गया R। अब रखते हैं हम, है ना, नंबर वन पोजीशन का तो सॉल्व हो गया कि नंबर वन पे आएगा R। चलिए साहब अब T जो है वो Q और S से ज्यादा है तो T को मैं कहाँ रखूं, T कभी फिफ्थ पे नहीं आ सकता, T कभी फोर्थ पे नहीं आ सकता, T कभी फिफ्थ पे नहीं आ सकता। T अगर फिफ्थ पे नहीं आ सकता क्योंकि T जो है वो Q और S से ज्यादा है
तो टी को मैं फिफ्थ पे नहीं रख सकता, टी को फिफ्थ पे नहीं रख सकता, इसका मतलब टी ये है, इसका मतलब टी ये है, पी क्यू आर, तो फिर ये एस है, तो नंबर 5 पे एस आ गया। ठीक है, और टी या तो सेकंड पे है या थर्ड पे है। अब क्वेश्चन ये है, ये फर्स्ट पोजीशन वाला हो गया, ये फिफ्थ पोजीशन वाला हो गया। हाँ जी, जो फोर्थ पर है वो सेकंड के सेकंड लेफ्ट पर है। अब फोर्थ पर हम किसको बना सकते हैं? फोर्थ पे मैं क्यू को बना सकता, क्यू को देखो, फोर्थ पे मैं क्यू को बना सकता हूँ। अगर फोर्थ पे क्यू है तो ये टी के सेकंड लेफ्ट पे आ गया, और ये सेकंड पर हो सकता है, ये सेकंड पे हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा, सेकंड पे बनाते हैं हम, सेकंड पे कौन आ सकता है? सेकंड पे मैं क्यू को नहीं बैठा सकता, सेकंड पे मैं पी को बैठा दूं। अगर सेकंड पे मैं पी को बैठा दूं, अगर सेकंड पे मैं पी को बैठा दूं, तो सेकंड के सेकंड लेफ्ट पे फोर्थ आएगा, तो सेकंड के सेकंड लेफ्ट पे फोर्थ आना चाहिए, जबकि ये फर्स्ट है, यानी कि सेकंड पे पी भी नहीं आ सकता। तो 110% सेकंड पे कौन है? सेकंड पे टी, सेकंड पे टी, और सेकंड के सेकंड लेफ्ट पे फोर्थ है, सेकंड का सेकंड लेफ्ट एक दो, तो फिर ये फोर्थ वाला आ गया, यानी कि फोर्थ पे, और बचा कौन? तो थर्ड पे आ गया, थर्ड पे आ गया। ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट बनी, ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट बनी। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम कंफ्यूजन था इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो ये पता लगाया कि फर्स्ट पोजीशन पे किसको बैठाना है, तो फर्स्ट पोजीशन पे आर आ गया। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले हमने फर्स्ट पोजीशन पे बैठाया, फर्स्ट पोजीशन पे आर आ गया। ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट बन गई। चलो एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। ठीक है, कर रहे हैं रिपीट। सब कुछ हटा देते हैं, एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी स्पीड के साथ देखो। टोटल 5% थे, पी आर एस, ये सर्किल के चारों तरफ बैठे हैं, सबका फेस 1 2 3 4 5, सबका फेस सेंटर से, सबका फेस सेंटर से बाहर है। ठीक है, चलो पहला पॉइंट हमारा ये है, फर्स्ट पॉइंट। हाँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं। मान लो ये वो पर्सन है जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेप्स है, और ये वो पर्सन है जिसपे ये हाईएस्ट वाला है, ये लीस्ट वाला है, इस पे सबसे ज्यादा है, इस पे सबसे कम है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, P sits second to the right of one who has the highest number of grapes. हाईएस्ट नंबर ग्रेप वन वाले के पास है, तो जो P है वो इसके सेकंड राइट पे है, एक दो, इसका सेकंड राइट ये बन गया। ठीक है, अच्छा, अगर ये P फर्स्ट के सेकंड राइट पे है, तो फर्स्ट पर्सन कभी P नहीं हो सकता, फर्स्ट पर्सन कभी P नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट ये है, T हैज मोर देन Q एंड S। जो T के पास ग्रेप्स हैं वो Q और S से ज्यादा है। अगर T के पास Q और S से ज्यादा है, तो फर्स्ट पर्सन कभी Q और S नहीं हो सकता, क्योंकि Q और S से ज्यादा तो T के पास है। ठीक है, चलिए, बट नॉट द हाईएस्ट, लेकिन T के पास सबसे ज्यादा नहीं है, तो T सबसे फर्स्ट पे नहीं हो सकता। अब मुझे एक बात बताओ कि फर्स्ट पे आखिर है कौन? फर्स्ट पे P नहीं आ सकता, फर्स्ट पे Q नहीं आ सकता, S नहीं आ सकता, T नहीं आ सकता, तो बचा कौन? सिर्फ और सिर्फ R बचा। इसका मतलब ये R है, R के सेकंड राइट पे कौन है? P है। चलिए, बात समझ आ गई। चलो अगला पॉइंट ये है, T has more than grape but not the highest. The one who has the least number of grapes is immediately right of P. देखो, P के इमीडिएट राइट में वो है, P के इमीडिएट राइट में वो है जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ ग्रेप्स हैं, और P के इमीडिएट राइट में ये है, इसके पास सबसे कम ग्रेप हैं, तो ये नंबर 5 है।
नंबर 5 वाले के पास सबसे कम ग्रेप्स है, ठीक है, ये नंबर 5 है। और पी के राइट में कभी टी नहीं आ सकता, ये कभी टी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टी क्यू और एस से ज्यादा है, तो ये कभी टी नहीं हो सकता, टी ऊपर ही आएगा। चलिए अगला पॉइंट। पी हु इज नॉट नेक्स्ट टू क्यू। बेटा पी क्यू का पड़ोसी नहीं है, तो क्यू इन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो डेफिनेटली क्यू यहाँ आएगा। अगर पी क्यू का पड़ोसी नहीं है तो क्यू को फिर हम वहां बैठाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, द वन हु हैज द सेकंड लेफ्ट टू द वन हु हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेप्स। सेकंड लिस्ट वाला फोर्थ है, ये किसके सेकंड लेफ्ट पे बैठा है? जिसके पास सेकंड हाईएस्ट है, तो फोर्थ वाला सेकंड लेफ्ट पे बैठा है सेकंड के। चलिए अगला पॉइंट है, Q does not have the least number of grapes. Q does not have the least number of grapes. Q के पास सबसे कम ग्रेप्स नहीं है। भाई ऑब्वियस सी बात है, Q के पास तो सबसे कम ग्रेप हो ही नहीं सकते, यहाँ बैठा है। अब जब P Q R, देखो P आ गया, Q आ गया, R आ गया, अब S और T बच गए। अब S और T बच गए, S और T को कहाँ बैठाएं? बेटा T फिफ्थ पोर्शन वाला हो नहीं सकता। अगर मैं T को यहाँ नहीं बैठाऊंगा तो फिर मैं T को कहाँ बैठाऊंगा? T को कहाँ बैठाऊंगा अगर T सबसे कम नहीं है तो T ये है। और बचा कौन? P Q R S बचा। तो नंबर 5 पे कौन है? नंबर 5 पे एस है, ठीक है, नंबर 5 पे एस है, नंबर फर्स्ट पे आर है। चलो अब हम इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या टी को मैं अब ये बताओ इनमें से सेकंड कौन होगा? सेकंड कौन होगा, क्यू, टी या पी? जो सेकंड पोजीशन पे आएगा, क्या सेकंड पोजीशन पे कभी क्यू आ सकता है? सेकंड पोजीशन पे क्यू कभी नहीं आ सकता, क्योंकि क्यू से ज्यादा टी के पास है, तो क्यू से ज्यादा आर के पास, इसलिए सेकंड पोजीशन पर। तो सेकंड कभी ये नहीं हो सकता क्यू। अब सेकंड वाला ना तो ये होगा ना तो ये होगा, सेकंड वाला या तो पी होगा या टी होगा। माना कि सेकंड वाला पी है, माना कि सेकंड वाला पी है, तो सेकंड के सेकंड लेफ्ट पर फोर्थ आना चाहिए। अब देखो इसके जो सेकंड लेफ्ट पर आ रहा है ना, एक दो, वो आ रहा है आर, आर है फर्स्ट पोजीशन पे, जबकि सेकंड के सेकंड लेफ्ट पे फोर्थ आना चाहिए, तो सेकंड के सेकंड लेफ्ट पे फोर्थ नहीं आ पा रहा, इसीलिए पी सेकंड नहीं हो सकता, क्यू सेकंड हो नहीं सकता। तो सेकंड पोजीशन पे आखिर आएगा कौन? तो सेकंड पोजीशन पर आएगा टी, सेकंड पोजीशन पर आएगा टी। और सेकंड के सेकंड लेफ्ट पर एक दो, ये आएगा फोर्थ पोजीशन वाला, है ना। ये हो गया, बचा कौन? पी, और पी आ गया थर्ड पोजीशन, ठीक। जितने भी क्वेश्चन मैं आज की क्लास में करा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन कम से कम 3-3 बार सॉल्व करना, कम से कम 3-3 बार। जितने भी क्वेश्चन मैं आज की क्लास में कराए हैं, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट के, पीओ मेंस लेवल के, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन को भी आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही देख सकते हो। पहले बेटा ये ऊपर की इंफॉर्मेशन पढ़ लो, इंफॉर्मेशन हमसे कहना क्या चाह रही है। 11% है जेड बी एक्स, 11% है जेड बी एक्स वगैरह वगैरह, ओनली 4 of them 11% कैरिंग सम मनी। सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं, सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ सिक्के हैं, सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ सिक्के हैं, ठीक है। देखो 11 लोग में से सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ सिक्के हैं। क्वेश्चन समझ लो बेटा, क्वेश्चन है क्या?
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। इन 11 में से सिर्फ 4% ऐसे हैं जिनके पास कुछ सिक्के हैं, सिक्के कैरिंग है सम मनी विद देम इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी कॉइन, कॉइन के फॉर्म में, बट नॉट मोर देन 2% सच पर्सन कैरिंग मनी कैन सिट टुगेदर। लेकिन दो से ज्यादा लोग एक साथ नहीं बैठ सकते जिनके पास सिक्के हैं, यानी कि मैक्सिमम दो लोग एक साथ आ सकते हैं जिनके पास सिक्के हैं, दो से ज्यादा लोग एक साथ नहीं आ सकते जिनके पास सिक्के हैं। ठीक है, वन ऑफ द, हाँ, अब आप क्वेश्चन यहां से पढ़ना शुरू करोगे वन ऑफ द से, तो समझ रहे हो। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करोगे आप वन ऑफ द से। चलो बनाओ, एक बार कोशिश करो इस क्वेश्चन को बनाने की। बेटा टाइम तो काफी लगेगा धर्मेंद्र, पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट के खतरनाक वाले। अब इनमें टाइम नहीं लगेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा क्वेश्चन बनाने में। लेकिन जब आप इन्हीं क्वेश्चन को आज की क्लास में जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, यही क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार आपको सॉल्व करते हैं, कम से कम 3-3 4-4 बार, एक एक क्वेश्चन कम से कम 3-3 4-4 बार आपको सॉल्व करना है, एक ही क्वेश्चन, समझ रहे हो, एक ही क्वेश्चन 3 से 4 बार आपको सॉल्व करना है। अच्छा मैं एक काम करूंगा, अभी सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन और बचा लेता हूं, क्योंकि अभी कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चन बचे हैं बेटा, अभी तो हमारे पास कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चन बचे हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम पजल के बाद करा देंगे, है ना। हाँ जी, उन क्वेश्चंस को जब हम पजल टॉपिक पढ़ाएंगे ना तो उसके बाद करा देंगे। सर आप ही सॉल्व कर दो अरे थोड़ी सी तो कोशिश करो बेटा, कम से कम। देखो अभी पता है क्या हुआ, पिछले जो 3 क्वेश्चन थे ना वो मैंने ही सॉल्व कर दिए थे, तो पता उससे क्या हुआ, आप लोग ना क्वेश्चन ना पढ़ नहीं पाए, तो जब क्वेश्चन पढ़ नहीं पाए तो आपको समझ नहीं आ पाया पहली बार में क्वेश्चन कि मैंने कैसे सॉल्व किया। तो कम से कम आप एक क्वेश्चन को अगर मान लो 5 मिनट ट्राई करोगे ना, तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से फैमिलियर हो जाओगे, फिर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा एक ही बार में, मुझे दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ऐसा ही हुआ कि मैंने आपको टाइम दिया नहीं, मैं खुद क्वेश्चंस बनाने लगा, तो उसमें हुआ क्या कि आप क्वेश्चन पढ़ नहीं पाए, तो आपको पहली बार में समझ नहीं आ पाया, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 मिनट का समय लो अपने लिए, 5 से 7 मिनट, मैं तो सॉल्व करूंगा ही क्वेश्चन को। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंप्रेस करूंगा, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, स्पेस।
सर हैंग कर गया हूं मैं पूरी तरह। चलो, तो मैं ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। आप लोग हैंग हो गए हो पूरी तरह, कोई बात। थोड़ा सा कंप्रेस करना पड़ेगा क्वेश्चन ताकि मुझे स्पेस मिल जाए, और आपको हो सकता है क्वेश्चन दिखने में परेशानी हो, लेकिन मुझे दिख रहा। चलिए, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा और कंप्रेस कर दिया है हमने। अब ध्यान से समझना कि ये क्वेश्चन देखो बनेगा कैसे। ये तो मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो समझा दी, बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को मैंने समझा दी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, वो तो आप समझ गए अच्छे से। ठीक है ना, कि 11 लोग हैं, 4 के पास सिक्के हैं, दो से ज्यादा वो लोग पास नहीं बैठ सकते जिनके पास सिक्के हैं। चलो, पहला पॉइंट है वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ जेड कैरिंग सम मनी एंड ही हैज वन कॉइन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ हिम। देखो, ये जो पहला पॉइंट है ना, इस पॉइंट को अच्छे से समझो। पहला पॉइंट हमसे ये कहता है, पहला पॉइंट हमसे ये कहता है कि z का एक ऐसा पड़ोसी है, z का एक ऐसा पड़ोसी है कि जिसके पास कुछ सिक्के हैं। z का एक ऐसा पड़ोसी है जिसके पास कुछ सिक्के हैं, चाहे इसके पास हो सकते हैं चाहे इसके पास हो सकते हैं। और अगर मान लो, अगर मान लो इसके पास सिक्के हैं, तो इसके पास उतने सिक्के हैं कि जितने की पर्सन इसके लेफ्ट में बैठे हैं उससे एक कम। और अगर मान लो गलती से इसके पास सिक्के हैं, तो इसके पास उतने सिक्के हैं जितने इसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उससे एक कम। तो लेफ्ट में पर्सन जितने होंगे उससे एक कम सिक्के हैं। लेफ्ट में अगर मान लो 3 पर्सन है तो 2 सिक्के हैं, लेफ्ट में अगर 5 पर्सन है तो इसके पास 4 सिक्के हैं। लेकिन है इन दोनों में से किसी एक के पास, या तो इसके पास या इसके पास। ये है पहला पॉइंट हमारा। तो पहला पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। J इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Z एंड B। देखो, Z और B का पड़ोसी J है, Z और B का पड़ोसी J है, तो मैं B को यहां भी बैठा सकता हूं, मैं B को यहां भी बैठा सकता हूं। दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही पॉसिबिलिटीज को बना लेंगे। Z और B के बीच में एक पर्सन है, और Z और B के बीच में एक पर्सन है। दोनों ही पॉसिबिलिटी मैंने बना ली। भाई, Z और B के बीच में एक पर्सन है, Z और B के बीच में एक पर्सन J है, Z और B के बीच में एक पर्सन J है। तो मैंने दोनों ही पॉसिबिलिटी अलग अलग बना ली। J इज सिटिंग बिटवीन, J इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Z एंड B। Z और B का पड़ोसी J है, Z और B का पड़ोसी J है। दोनों पॉसिबिलिटी अलग अलग बना ली मैंने। ठीक है, नेक्स्ट, द The amount of money W has is the same as the sum of number of coins all the person sitting to the left of him। देखो, W के पास उतनी सिक्के हैं, W के पास उतनी मनी है जितना की जितना की इसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं, और उनके पास जितना टोटल सम है। लेफ्ट में मान लो 2 व्यक्तियों के पास सिक्के हैं, तो उनका टोटल सम जो है ना वो W के पास है। तो W के पास उतने सिक्के हैं जितने इसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उसका टोटल सम, उसका टोटल सम। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। H is immediate left of W and third to the right of I। देखो, जो H है ना वो W के इमीडिएट लेफ्ट में है। ये W है, W के इमीडिएट लेफ्ट में H है। H is immediately left of W, H is immediately left of W and third to the right of, sorry, H is immediately left of
W एंड थर्ड टू द राइट ऑफ I, और जो H है ना वो I के दाईं ओर तीसरा है, जो H है वो I के दाईं ओर तीसरा है, 1 2 3, ठीक है। H इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ W एंड थर्ड टू द राइट ऑफ I। H W के तुरंत बाईं ओर है और I के दाईं ओर तीसरा है, ठीक है। नेक्स्ट, इमीडिएट नेबर ऑफ U हैज 1 कॉइन लेस देन हिम। का जो पड़ोसी है ना, जो U का पड़ोसी है, नेबर ऑफ U हैज 1 कॉइन लेस देन हिम, U के पड़ोसी के पास U से एक कम सिक्का है। चलिए अगला पॉइंट, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ X कैरिंग सम कॉइन। X का जो नेबर है, कोई भी एक नेबर, उसके पास कुछ कॉइन है। चलिए अगला पॉइंट, W who is immediately left of U is second to the right of X। W is immediately left of U। W किसके तुरंत बाईं ओर है? U के तुरंत बाईं ओर है। W who is immediately left of U is second to the right of X, और W किसके सेकंड राइट पे है? X के सेकंड राइट पे है। चलिए नेक्स्ट, J is third to the left of G। देखो ये जो J है ना, ये G के थर्ड लेफ्ट में है, तो G ये है, और अगर इसकी बात करें 1 2 3, तो G ये है। J is third to the left of G। J is third to the left of G। Z is second to the right of V। Z is second to the right of V। बेटा ये जो Z है ना, ये V के दाईं ओर दूसरा है। अच्छा ये जो Z है, ये V के दाईं ओर दूसरा नहीं हो सकता, इसका मतलब इसकी ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। इसका मतलब इसकी ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी इसकी गलत हो गई। जो Z है, ठीक है, वो P के दाईं ओर दूसरा है, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अगला पॉइंट, हु इज एट वन एंड। बेटा V एकदम किनारे पर बैठा है, P किनारे पर है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वो 11 लोग यहाँ आने हैं बस। नेक्स्ट पॉइंट, U has same number of coin as the number of person sitting between him and the number of person who has 2 coin। बेटा U के पास उतने कॉइन हैं जितने U और जिसके पास 2 कॉइन है, इनके बीच में जितने भी पर्सन है ना, उतने सिक्के U के पास हैं, उतने सिक्के U के पास हैं। चलो अब बेटा एक काम करते हैं, पहले 11 लोगों को बैठा लेते हैं। ये 4 लोग एक साथ आने हैं, X H W U, तो ये 4 लोग एक साथ सिर्फ यहीं आ सकते हैं, X H W U, और एक का गैप के बाद I है, एक का गैप के बाद I है। बेटा बचा कौन? बचा कौन? Z आ गया, B आ गया, X आ गया, W B U, W आ गया, V आ गया, U आ गया, G H I J, G आ गया, H आ गया, I आ गया, J आ गया, P बच गया। तो बेटा P ये है। तो हमारी फाइनल अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, ठीक है, लेकिन हमने सिक्के अभी तक किसी को नहीं दिए, हमने सिक्के अभी तक किसी को नहीं दिए। चलो अब सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन बेटा ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जो ये जो Z है ना, Z, ये जो Z है, इसके किसी एक पड़ोसी के पास कुछ सिक्के हैं, और उसके पड़ोसी के पास उतने सिक्के हैं जितने इनके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उससे एक कम। इस पॉइंट का यूज करो। अगर मान लो ये Z है, अगर मान लो इसके इस पड़ोसी के पास सिक्के हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल इसके पास कितने सिक्के होंगे? जितने इसके लेफ्ट में पर्सन है उससे एक कम, इसके लेफ्ट में एक पर्सन है। बेटा एक में एक कम करोगे 0, इसका मतलब इसके पास तो सिक्के ही नहीं बने, तो डेफिनेटली सिक्के J के पास हैं। तो जो Z का पड़ोसी है ना, उसके पास सिक्के हैं, इसके पास उतने सिक्के हैं जितने इसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उससे एक कम। इसके लेफ्ट में कितने पर्सन है? 1 2 3, तो 3 में एक कम 2, तो J के पास 2 सिक्के हैं। तो ये वाली पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ बेटा इस पॉइंट पर, U और जिसके पास 2 सिक्के हैं उसके बीच में जितने पर्सन है उतने सिक्के U के पास हैं। तो बेटा U ये है, U
और जिसके पास 2 सिक्के हैं, इनके बीच में जितने पर्सन है उतने सिक्के यू के पास हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में 6 पर्सन है तो यू के पास 6 सिक्के हैं। चलिए अब आ जाओ इस पॉइंट पे, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर यू हैज कॉइन लेस देन हिम। यू का एक पड़ोसी है, यू का पड़ोसी डब्लू है, इसके पास यू से एक कम सिक्के हैं, तो डब्लू के पास 5 सिक्के हैं। चलिए अच्छा नेक्स्ट, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स हैविंग सम कॉइन। एक्स के किसी एक पड़ोसी के पास सिक्के हैं बेटा, और इस पड़ोसी के पास सिक्के नहीं हो सकते क्योंकि 3 लोग एक साथ आ जाएंगे जिसके पास सिक्के हैं, तो डेफिनेटली सिक्के इसके पास हैं। अब इसके पास कितने सिक्के हैं, अब इस पॉइंट को पढ़ो बेटा, डब्लू के पास उतने सिक्के हैं जितने इनके लेफ्ट में पर्सन है उसका टोटल सम, तो डब्लू के पास उतने सिक्के हैं जितने इसके लेफ्ट में पर्सन है उनका टोटल सम। डब्लू के पास 5 सिक्के हैं, 2 सिक्के इसके पास है, तो इसके पास कितने सिक्के होंगे, 3 सिक्के होंगे। तो ये होगी फाइनल अरेंजमेंट विद कॉइन्स। तो कॉइन का यूज कैसे होगा, सबसे पहले इस पॉइंट को यूज करोगे, फिर इसको यूज करोगे, फिर इसको यूज करोगे, फिर इसको यूज करोगे, फिर इसको यूज करोगे, तो फिर कॉइन आपको समझ आ जाएंगे कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए हैं वो कम से कम 3-4 टाइम्स आप लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व करना, कम से कम 3-3 4-4 बार। और अभी एडवांस लेवल के क्वेश्चन कुछ और बचे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं एक बार पजल टॉपिक करा दूं, उसके बाद इन एडवांस लेवल के क्वेश्चन को कराया जाए आप लोगों के लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आज बच्चों का IBPS PO का भी पेपर है, तो उन सभी को विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। जिनका आज एग्जाम है बहुत अच्छे से एग्जाम करके आए। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल टॉपिक को बेटा सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, सबसे लास्ट में। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल टॉपिक को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, याद रखना। ठीक है, जब भी हम बैंकिंग का पेपर देने जाते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है शिवम बेटा, देख लो कितना बचा हुआ है सिलेबस। तो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर टुडे एग्जाम। चलिए आज सैटरडे है, थोड़ी सी जल्दी क्लास छोड़ते हैं पहले, और अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे एडवांस लेवल के सिटिंग अरेंजमेंट के, लेकिन फिर वो करेंगे पजल टॉपिक को कराने के बाद। ठीक है, चलिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट रश्मि, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना, पेशेंस के साथ करना, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट पजल को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, उसके पहले सब कुछ सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ। आज की क्लास के हर क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करना है। चलो बाय।